Hi everyone, my name is Smriti. I'm your online faculty for the subject of Political Science. पिछले लेक्चर्स में हम क्लास 11th का चैप्टर पढ़ रहे थे, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने राइट्स की डेफिनेशन जान ली थी और फंडामेंटल राइट्स को बिगिन कर दिया था। हम आर्टिकल 14 से चलते हुए दैट इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन तक कवर कर चुके हैं। आज हम इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 29 से। ठीक है जी, चलें। ओके, लेट्स बिगिन। नाउ वील सी दी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये आपको आर्टिकल 29 से एंड आर्टिकल 30 में देखने को मिलते हैं। ये 5th फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में। ठीक है जी। अब आप देख रहे हो ये इमेज जो है बड़ी डाइवर्स इमेज है। आप यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिड कॉस्ट्यूम्स में वेरिड कल्चर्स के लोग आपको दिखने को मिल रहे हैं। तो अब हम जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की जो हम बात करेंगे, वील सी हाउ दीज राइट्स हेल्प द माइनॉरिटीज कि वो अपना कल्चर जो है वो प्रिजर्व कर सकें। ठीक है जी। ओके, वील नाउ बिगिन with cultural and educational rights article 29 and article 30. India is not a monolithic society. monolithic society का मतलब क्या है? monolithic society का मतलब है जिसमें एक ही तरह के लोग रहते हो, चाहे वो एक ही तरह का रिलीजन हो सकता है या वो चाहे एक ही तरह की कम्युनिटी हो सकती है। ठीक है, जैसे आप रशिया अगर आप फॉर एग्जांपल रशिया का एग्जांपल लेते हैं तो रशियन सोसाइटी जो है वो एक तरह की मोनोलिथिक सोसाइटी है, क्योंकि वहाँ रशियंस जो है वही रहते हैं। इनकी एथनिसिटी होती है स्लाव्स, दे आर कॉल्ड स्लाव्स। वहाँ पे वही उन्हीं तरह के लोग रहते हैं, एक ही तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं, एक ही तरह के रिलीजन को फॉलो करते हैं। रशिया जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है। ठीक है जी। एक ही रेस के लोग रहते हैं, एक ही तरह का धर्म फॉलो करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो सोसाइटी में इंट्रा सोसाइटी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत ही कम होते हैं। वेयर एज जब आप इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी इज अ वेरी हेट्रोजीनियस सोसाइटी। हेट्रोजीनियस क्यों? हेट्रोजीनियस इसलिए आपको यहां बहुत सारी कास्ट देखने को मिलेंगी। वर्ण सिस्टम मैंने पुरुषोक्त थ्योरी जब आपको पढ़ाया था तो आपने देखा उसमें कैसे कास्ट वर्ण जो थे वो इस्टेब्लिश होते हैं, कैसे फॉर्मुलेट होते हैं। वर्णों की ही आगे जब बाइफर्केशन होती है जातिज में, ठीक है, जिनको आज की डेट में हम कास्ट भी कह देते हैं। ब्राह्मण्स में कई तरह के ब्राह्मण्स उभर के आते हैं, क्षत्रियों में कई तरह के क्षत्रिय उभर के आते हैं। ठीक है, तो नई नई जातिज जो है वो फॉर्मुलेट होती हैं। तो इंडिया में बहुत ज्यादा कास्ट डाइवर्सिटी भी है। जब आप ये देखेंगे कास्ट डाइवर्सिटी के साथ साथ इंडिया में आपको कम्युनल डाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगी। कम्युनल डाइवर्सिटी इन द सेंस में लाइक रिलीजियस डाइवर्सिटी। आपको यह हिंदू पॉपुलेशन भी देखने को मिलेगी, क्लोज टू 80%। मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, सिख पॉपुलेशन भी है, जैन पॉपुलेशन भी है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भी है। ठीक है जी। और अदर छोटे छोटे रिलीजन्स भी हैं, ज्यूज भी यहाँ इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन यू हैव अ लॉट ऑफ वेरिड कल्चर्स, ट्राइबल्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट का तो एक इंटायरली डिफरेंट कल्चर है मेनलैंड इंडिया से। हेंस इंडियन सोसाइटी इज नॉट अ मोनोलिथिक सोसाइटी। ठीक है जी, आगे चले। अब हम आर्टिकल 29 के प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। प्लीज फोकस ऑन द वर्ड प्रोवाइड्स एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस राइट टू कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। जब कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया ना एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस को, तो यहां ये बोला गया कि ये ऑल सिटीजन्स पे अप्लाई होता
है। फोकस ऑन द वर्ड सिटीजन। मैंने कौन से आर्टिकल्स अभी तक बताए हैं जो सिर्फ सिटीजन्स पे ही लगते हैं? 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, 16 राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 19 फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इनके अलावा 29 और 30 these are the only articles that are exclusive for citizens। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही क्लेम कर सकते हैं। बाकी के फंडामेंटल राइट्स इंडिया में रहने वाला कोई भी इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है, लेकिन ये राइट्स जो है वो एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स के पास हैं। तो मैंने आपको बताया था 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं किसके? माइनॉरिटीज के, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोविजन है आर्टिकल 29 क्लॉज 1 का, ये प्रोविजन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है, क्योंकि यहां पे सेक्शन ऑफ सिटीजन्स बोला गया है। अब आप कहोगे माइनॉरिटीज क्या होते हैं? माइनॉरिटीज ना एक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल का ग्रुप होता है जो कि कोई कॉमनैलिटी या कोई फीचर जो है वो शेयर करता है और वो मेजॉरिटी से नंबर में कम होता है। माइनॉरिटीज कई तरह की हो सकती हैं। रिलीजियस माइनॉरिटी हो सकती है, जैसे इंडिया में डोमिनेंट जो पॉपुलेशन है 80% हिंदू पॉपुलेशन है, वो रिलीजियस मेजॉरिटी हो गई। रिलीजियस माइनॉरिटी में क्या आ जाते हैं? आपको मुस्लिम्स आ जाते हैं, ठीक है जी, आपको सिख्स आ जाते हैं, जैन्स आ जाते हैं एंड बुद्धिस्ट आ जाते हैं, ठीक है। ये माइनॉरिटीज इस एक्सेट्रा स्मॉल जो रिलीजन्स है वो माइनॉरिटीज में आते हैं। या तो वो आउटनंबर्ड है, आउटनंबर्ड मतलब मेजॉरिटी से उनका नंबर कम है, या तो रिलीजियस बेसिस पे कम हो सकता है या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है जी। एक मिनट, हाँ, या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे वो माइनॉरिटी हो सकते हैं, जिसको हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहते हैं। इसके अलावा भी माइनॉरिटी हो सकते हैं, एथनिक माइनॉरिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कोई डिफरेंट एथनिसिटी का है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टर्की की बात करोगे तो वहाँ पे जो कर्ड्स हैं, जो कुर्दिस्तान अपनी कंट्री मांग रहे हैं, उनकी एथनिसिटी डिफरेंट है, तो वो जो है वो एथनिक माइनॉरिटी है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया में हम सिर्फ 2 तरह की माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। एक कौन सी मैंने बताया था? रिलीजियस माइनॉरिटी, और दूसरी कौन सी? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है। रिलीजन के बेसिस पे आप नंबर में आपका कम है, या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे आपका नंबर कम है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है ना, ये बोलता है कि आपके पास अधिकार है, आप अपनी भाषा को, अपनी स्क्रिप्ट को, मतलब अपनी लिपि को, ठीक है, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, पंजाबी की गुरमुखी लिपि है, ठीक है, या कल्चर को, ठीक है, आप उसको प्रोटेक्ट या फिर कंजर्व कर सकते हो। इट सपोर्ट्स द मैक्सिमम ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एज अपोज टू यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी। बचपन से हम ऐसे में लिख रहे हैं इंडिया हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया शोकेसेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम बहुत ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप्स को इंडिया में एकजुट रहने के लिए उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। उनमें से ही एक स्पेशल प्रोविजन ये है जिससे वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को संभाल के रख सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे आपको बहुत ज़्यादा ट्राइबल लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी। अगर आप यहाँ नीचे इंडिया में चले जाओगे, ईस्टर्न इंडिया में देखोगे, छत्तीसगढ़ में देखोगे, झारखंड में देखोगे, यू विल सी लैंग्वेजेस विच आर नॉट जनरली स्पोकन। जैसे संथली एक भाषा है जो संथल ट्राइब की भाषा है, संथल लोग बोलते हैं। अब ये लैंग्वेज के स्पीकर्स तो बहुत कम है। डोमिनेंट लैंग्वेज इंडिया में कौन सी है? ऑब्वियसली हिंदी लैंग्वेज है। लेकिन संथली लैंग्वेज किन के लिए इंपॉर्टेंट है? जिन लोगों का कल्चर जो संथल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये राइट दिया गया है कि आप अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसको जो है नेशनल लैंग्वेज में भी ऐड किया गया था लेटर ऑन
ठीक है, अमेंडमेंट के थ्रू। नेशनल लैंग्वेज, जो नेशनल इन द सेंस मीन्स नॉट नेशनल, जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, नॉट नेशनल गाइस, जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हिंदी है, पंजाबी है, ये मैथिली है, नेपाली है, उड़िया है, संथली है, ठीक है, ऐसे लैंग्वेजेस को, मराठी है, गुजराती है, तमिल, तेलुगु है, एक्सेट्रा 22 ऐसी लैंग्वेजेस में संथली को भी रिकॉग्नाइज किया गया। वो ये दर्शाता है कि जो इंडियन स्टेट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये आपको अधिकार प्रोवाइड करता है कि आप अपना कल्चर जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। चलो, व्हाट डज इट प्रोवाइड? इट प्रोवाइड्स लिंग्विस्टिक, आई टोल्ड यू लिंग्विस्टिक का क्या मतलब होता है, कल्चरल माइनॉरिटीज, जो मेजॉरिटी कल्चर जो है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का जो आपका कल्चर है, उसको हटा के अगर आपके पास छोटा ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर वो एक डिफरेंट कल्चर, वो डिफरेंट प्रैक्टिसेस या रिचुअल्स फॉलो करता है, उसको हम कल्चरल माइनॉरिटी बोलते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, उसको हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोलते हैं। टू मेंटेन सेपरेट आइडेंटिटी, आप अपनी आइडेंटिटी, आपकी मेन आइडेंटिटी तो इंडियन ही रहेगी, दिस इज द कोर आइडेंटिटी ऑफ योर्स, लेकिन इसके अंदर आप अपनी आइडेंटिटी एज अ संथली और एज अ उड़िया, ठीक है, आप रख सकते हो, और एज अ पंजाबी यू कैन कीप इट। दिस इज अ सबसेट ऑफ द लार्जर आइडेंटिटी ऑफ योर्स विच इज इंडियन, इवन दो दे आर आउट नंबर्ड बाय सम अदर सोशल सेक्शन। ठीक है जी, ये लैंग्वेज जब लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज नहीं करते ना किसी कंट्री में, तो वो एक तरह से दावत है आने वाली कॉन्फ्लिक्ट्स की जो आपकी कंट्री को फेस करनी मिलेगी। एग्जाम्पल हमारे नेबरहुड में बांग्लादेश का है, यू नो, सो बांग्लादेश वॉज लार्जली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, ठीक है, आज भी, तब भी, पार्टीशन के बाद। बांग्लादेश पार्टीशन के बाद क्या बना था? ईस्ट पाकिस्तान। इनका धर्म ये इस्लाम फॉलो करते थे, पर इनकी लैंग्वेज थी कौन सी? बंगाली। वेस्ट पाकिस्तान जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, वो क्या बोलता था? वो पंजाबी और उर्दू बोलते थे। तो उन्होंने सारी पॉलिटिकल पावर पंजाबी एंड पंजाबी स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग जो लीडर्स हैं, उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई थी। इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश की पार्टी जीत के आती है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनकी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, इनमें इनकी बंगाली प्राइड को धक्का लगता है और हार के लड़ाई होती है, ये लोग बांग्लादेश अलग बना लेते हैं। तो आपने देखा लैंग्वेज के बेसिस पे एक पूरा मुल्क जो था वो दोबारा बाइफरकेट हो जाता है। ऐसा इंडिया में ना हो, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ये प्रोविजंस जो हैं बनाए गए हैं और हम इन लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्निशन देते हैं। ठीक है जी, आगे चले। गुड, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोविजन। आर्टिकल 29 क्लॉज 2, नो सिटीजन shall be denied admission into an educational institution maintained by states grounds only of religion, race, caste, language. Just because आप एक particular language बोलते हैं, just because आप एक पिछड़े वर्ग से आते हैं, स्टेट आपको एडमिशन डिनाई नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, IIT बॉम्बे में जेई का पेपर लिखा बच्चे ने, ही स्कोर्ड रियल वेल, ही कम्स फ्रॉम अरुणाचल, नईशी ट्राइब से, एक ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश में नईशी ट्राइब, यहाँ से आता है, इसकी लैंग्वेज जो नईशी ट्राइब की लैंग्वेज है वो बोलता है, क्या स्टेट उसको डिनाई कर सकती है एडमिशन की? नहीं, क्योंकि आप ये लैंग्वेज बोलते हैं और आप हिंदी नहीं बोलते या महाराष्ट्र की मराठी नहीं बोलते, हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। नो, द स्टेट कैन नॉट डू दैट। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए प्रोविजन है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की, आर्टिकल 30। सी, कैथोलिक स्कूल्स, कम्युनिटीज ऑफ फेथ, नॉलेज। कैथोलिक स्कूल्स क्या होते हैं? इवन आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ अ कैथोलिक स्कूल। कैथोलिक स्कूल्स आर मिशनरी स्कूल्स। क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं अपने धर्म को प्रोपगेट करने के लिए और एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए। It provides right to minority community. See here,
यहां पे राइट माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिया जा रहा है। आर्टिकल 29 में सब सिटीजन्स को राइट था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिंदी बोलने वाली हूँ, मुझे भी वो, और मैं हिंदी बोलती हूँ, मैं मेजॉरिटी का पार्ट फॉर्म करती हूँ, फिर भी मुझे आर्टिकल 29 जो था वो प्रोवाइडेड था। लेकिन आर्टिकल 30 सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटीज को प्रोवाइडेड है। वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, सी आई टोल्ड यू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ दो तरह की माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करता है। कौन सी? एक रिलीजियस और दूसरी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। हैज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अगर कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल हम ट्राइबल सेक्ट, कोई ट्राइबल सेक्ट है जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलता है, उसको अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया में इस्टेब्लिश करना है तो ये उसको, ये आर्टिकल जो है उसको ये राइट प्रोवाइड करता है। कोई रिलीजियस माइनॉरिटी है, उसको एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना है। सी आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ कॉन्वेंट स्कूल, कैथोलिक स्कूल्स, दिस इज द राइट गिवन टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी अंडर आर्टिकल 30। तो 29 में क्या फर्क हुआ? 29 सारे सिटीजन्स को है, 30 जो है वो सिर्फ माइनॉरिटी को दिया गया है। ठीक है जी। तो अभी तक हमने कौन से आर्टिकल्स पढ़े जो सिर्फ ओनली सिटीजन्स हैं? अगर कोई कभी भी एमसीक्यू में, इवन इन कम्पिटिटिव एग्जाम पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स, ठीक है, ये रट लो, 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल हैं। ठीक है जी, आगे चलें। चलिए, अब इसी आर्टिकल का प्रोविजन बनता है गवर्नमेंट वाइल ग्रांटिंग एड। गवर्नमेंट जो है ना, अब कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या स्कूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है उन्हें चलाने के लिए, उन्हें फाइनेंस फीस वो लेते हैं बच्चों से, फिर भी इट इज़ अ वेरी बिग सेटअप। तो उसके एक्सपेंडिचर को, उनको हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एड देती है। एड इज पैसे देती है गवर्नमेंट कि आप ये करो। गवर्नमेंट स्कूल्स तो गवर्नमेंट ही मेंटेन करेगी, वो इंटायरली गवर्नमेंट मेंटेन करती है आउट ऑफ इट्स पॉकेट। लेकिन बाकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जिन्हें हम गवर्नमेंट एडेड बोलते हैं, वो अपने रेवेन्यू के साथ साथ गवर्नमेंट से भी उनको पैसा आता है ताकि वो स्कूल जो है वो स्मूथली फंक्शन कर सके। ठीक है, गवर्नमेंट वाइल ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट, ठीक है, इट कैन नॉट discriminate against any education institution on the basis that it is under the management of minority community. For example, there is a university called Christ University in Bangalore. Minority institute है, Christian institute है। जब गवर्नमेंट एड प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज को, तो गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को ऐसा नहीं है कि निगलेक्ट कर देगी या छोड़ देगी या कोई किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन करेगी। ठीक है, जस्ट बिकॉज ये क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है और इंडिया जो है वो हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। ठीक है जी, दिस इज द प्रोविजन। ये प्रोविजंस इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इनका कल्चर है माइनॉरिटीज का, वो प्रोटेक्ट किया जा सके और इनको जो है, यहाँ पे लिख देती हूँ, इनको जो है एलियनेशन की फीलिंग ना आए, इन्हें लेफ्ट आउट फील ना हो, इन्हें ऐसा ना लगे कि हम इस कंट्री का, इस नेशन का पार्ट नहीं है और हमें इससे अलग हो जाना चाहिए। ठीक है जी, चलें आगे। Now we'll move to a very important article, which is Article 32, Right to Constitutional Remedies. अब मैंने सारी कहानी गा दी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 30 तक। इसमें मैंने बताया कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं। 5 फंडामेंटल राइट्स की बात हमने करी, ये 6th फंडामेंटल राइट है। ये 5 फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिए गए, ये बता दिया गया कि आप पे ये अधिकार है। लेकिन अगर कोई ना माने तो आप क्या कर सकते हैं?
कागज में लिख दिया, एक किताब में ही तो लिखा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक, उसमें लिख दिया गया है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर इंसान वो बात मानेगा। तो अगर कोई नहीं मान रहा तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी या कोई रेमेडी तो होनी चाहिए ना, आपके पास किसी को मनवाने का इलाज तो होना चाहिए। वही इलाज कि ये फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंटैक्ट रहें, उसके लिए आर्टिकल 32 है, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशन में ये हल आपको दिया गया है जब आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट होते हैं। इट मीन्स थ्रू विच द प्रैक्टिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर रियलाइज्ड। फंडामेंटल राइट्स तभी सही मायने में रियलाइज या सही मायने में एप्लीकेबल होते हैं जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक इफेक्टिव मैकेनिज्म होता है। ठीक है जी। नाउ वील सी व्हाट इट मीन्स। डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड दिस एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज मेंशन दिस लाइन if this question comes on article 32 और any question comes, अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो प्लीज इस लाइन को मेंशन कर देना। इट्स अ गुड लाइन एंड इट शोज कि आपको पता है कि आपने हिस्ट्री से जो है आप पढ़े हो। ठीक है, तो फिर ये कहेंगे हार्ट एंड सोल की वो इतना इंपॉर्टेंट राइट है कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो दिल या फिर उसकी पूरी बेस जो है वो बनाता है। इट गिव्स सिटीजन्स द राइट टू अप्रोच हाई कोर्ट, या सिटीजन्स क्या इंडिविजुअल्स भी अप्रोच कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने बताया था सिटीजन्स के कौन से 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ सिटीजन्स के हैं। आर्टिकल 32 में कोई नॉर्मल इंसान जो है वो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, 32 वैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए है, 226 आई थिंक इज फॉर द हाई कोर्ट। आई हैव अ डाउट इन दिस आर्टिकल, बट 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है। सो दैट इट इशूज ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस टू द गवर्नमेंट व्हेन सिटीजन्स एफआरस आर वायलेटेड। यहां पे वो ये बात करते हैं कि आर्टिकल 32 जो है आपको ये राइट देता है एज सिटीजन्स कि आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और आप ये जाके बोलेंगे कि सर योर ऑनर मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो गया है, प्लीज उसको रीइंस्टेट करें या फिर मुझे कॉम्पनसेशन दे या मेरी समस्या का हल करें। तो 32 में आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। जब मैं एफआरस पढ़ा रही थी मैंने तभी बोला था आपको एफआरस और बाकी राइट्स में क्या डिफरेंस है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल some time back the owner and editor of Republic TV Arnab Goswami he was arrested। ठीक है, तो he directly approached the Supreme Court। क्यों? क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुआ था। आई थिंक इट वाज ऑन आर्टिकल 19 के ग्राउंड्स पे ही अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट डे ही पता नहीं उसी दिन जो है उन्होंने उनकी सुनवाई जो ली थी, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। ओके, स्पेशल ऑर्डर्स इशूड बाय द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड रिट्स। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर ही तो इशू करता है। ये इन्हीं ऑर्डर्स को फैंसी या फिर लिटरेरी लैंग्वेज में रिट्स बोल देते हैं। ये रिट्स कहाँ से आई हैं, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से आई हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से रिट्स का कॉन्सेप्ट बोरो किया है। यूके में इसको प्रोरोगेटिव रिट्स बोला जाता है, इंडिया में सिंपली रिट्स बोला जाता है। दीज आर ऑर्डर्स इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। किसको ऑर्डर इशू करते हैं वो लोग, गवर्नमेंट को। क्या करते हैं, टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी। नाउ वील सी द टाइप ऑफ रिट्स। 5 तरह की रिट्स हैं, 5 तरह के ऑर्डर्स इशू करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, सबसे पहली जो रिट है दैट इज द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। इट इज अ लैटिन वर्ड टू हैव द बॉडी ऑफ। कोर्ट ऑर्डर्स अरेस्टेड पर्सन टू बी प्रेजेंटेड बिफोर इट so as to ensure and determine if the ground of arrest and manner was lawful and if not then set the person free।
फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है मैंने कोई क्राइम किया और मुझे पुलिस पकड़ के ले गई, मेरे घर वाले मुझे खोजते खोजते पुलिस स्टेशन आते हैं, पुलिस लेकिन मेरा कोई अता पता नहीं दे रही है। तो पुलिस इज नॉट टेलिंग माई फैमिली कहाँ मुझे रखा गया है, कौन से ग्राउंड्स पे मुझे उठाया गया है, क्या मेरे पे चार्ज लगा है। तो मेरे घर वाले क्या करेंगे, क्योंकि मैं तो जेल में हूँ, मैं तो फाइल नहीं कर सकती हूँ, तो समवन फ्रॉम माई फैमिली और अ पर्सन ऑन माई बिहाफ विल फाइल रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में भी या हाई कोर्ट में भी। और फिर कोर्ट जो है पुलिस को ऑर्डर करेगा टू हैव द बॉडी ऑफ हुज बॉडी, माई बॉडी, कि मेरे इस कोर्ट में जो अक्यूज्ड है, इस केस में मैं हूं, मुझे आप प्रेजेंट करिए। मैं कोर्ट के सामने मुझे हाजिर किया, फिर ये डिसाइड करेगा कि क्या पुलिस ने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो किए हैं, क्या उन्हें प्रोसीजर जो है सीआरपीसी में जो दिया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर उसको फॉलो किया है, क्या उन्होंने कोई लॉ वायलेट तो नहीं किया है, क्या जो मेरा अरेस्ट है वो लीगल है, ये कोर्ट वो जो है डिटरमाइन करेगा। अगर वो लीगल नहीं है तो कोर्ट उसी टाइम एक ऑर्डर इशू करेगा कि आपने इलीगल अरेस्ट किया है इस पर्टिकुलर इंसान का, इस केस में मैं, और आप इसको जो है रिहा कर दीजिए, टू सेट द पर्सन फ्री। जब ये रिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिट, जैसे इमरजेंसी हो जाती है या हालात खराब हो जाते हैं या पुलिस कई बारी बहुत आर्बिट्ररी तरीके से जो है ये आपको उठा लेती है ना, टेररिस्ट केसेस का चार्ज लग जाता है। डिटेंशन या प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, बट मोर और लेस ये हर जगह एप्लीकेबल है। ये आपकी सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए जो है हेबियस कॉर्पस की रिट है, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू डिटरमाइन कि अरेस्ट लीगल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आपकी रिहाई के लिए। ठीक है जी, सी इट्स अ कार्टून हियर, सेक्स आई एम अरेस्टेड, व्हाट आर यू इन फॉर। कोर्ट पूछेगा क्या किया है आपने, ठीक है, पुलिस से पूछेगा किस बेसिस पे उठा के लेके आए हो। सो दिस इज द, इफ द अरेस्ट इज लीगल, ठीक है, तो कोई बात नहीं, नहीं है लीगल है, अगर नहीं है तो फिर आप इसको फ्री कर देंगे। ठीक है जी, आगे चलें। ओके, नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिट विच इज रिट नंबर 2, रिट ऑफ मैंडमस। मैंडमस का मतलब वीक कमांड। हम आपको जो है एक कमांड देते हैं, ठीक है, टू फोर्स अ पब्लिक अथॉरिटी or public official to discharge his legal duty, because his act of not doing his legal duty is infringing on the fundamental rights of an individual. For example, ठीक है, for example, I am a person जिसके साथ सड़क पे जो है मिसहैंडलिंग हो गई है, जिसके साथ मारा पीटी हो गई है, या फिर मुझे कुछ गुंडे आके पीट के चले गए हैं। वो गुंडे किसी बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान के गुंडे हैं। पुलिस जो है केस रजिस्टर नहीं कर रही। पुलिस क्या है, पब्लिक ऑफिशियल है, पब्लिक ऑफिशियल जो है पुलिस पब्लिक अथॉरिटी है। मैं पुलिस के पास जाती हूँ, सर मेरे साथ मैन हैंडलिंग हो गई है, आप प्लीज़ मेरी FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट प्लीज़ लिख लीजिए। बहुत बार आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, पुलिस FIR लिखने से मना कर देती है। क्यों? क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान के जो है सामने वाले जो हैं लोग हैं। तो क्या करेंगे, पुलिस, मैंने सब कुछ करके देख लिया, पुलिस केस रजिस्टर नहीं कर रही है, आई विल अप्रोच द कोर्ट एंड आई विल से प्लीज़ सर आप इन्हें कमांड दीजिए कि ये अपना काम करें, क्योंकि ये बाय नॉट रजिस्टरिंग माई केस और माई FIR मेरा फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी थ्रेटन हो रहा है। ठीक है, मेरी राइट टू लाइफ को नुकसान पहुंच रहा है और आगे भी पहुंच सकता है। एक पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा। कोर्ट इस केस में पुलिस को ये कमांड करेगी कि प्लीज आप केस रजिस्टर कीजिए। दैट इज द रिट ऑफ
mandamus. See, is a court order commanding an inferior authority or public authority to perform an official duty correctly. Okay, now we'll move on to the third writ, which is the writ of prohibition. नाम से पता चल रहा है, issued by a higher court, high court or supreme court to lower court when it considers a case is beyond its jurisdiction. ये writ in action डिमांड करती है. फॉर एग्जाम्पल लोअर जुडिशरी है. जब आप जुडिशियल स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना तो आप देखोगे नीचे बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं. मुंसिफ का कोर्ट होता है, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, ऐसे कोर्ट्स होते हैं. लोअर जुडिशरी को ना कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी देने का राइट नहीं है. दे डोंट हैव द राइट टू गिव डेथ पेनल्टी. डेथ पेनल्टी देने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर होना पड़ता है. या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देगा, या हाई कोर्ट देगा, या सुप्रीम कोर्ट देगा. मान लो एक नया जज आया है, उसे ये बात उसके जहन में नहीं है या उसको पता नहीं है, वॉट एवर मे बी द रीजन, वो एक क्रिमिनल को डेथ पेनल्टी दे देता है. इस केस में वो क्रिमिनल जो है, ये कोर्ट या वो उस क्रिमिनल या उसके रिलेटेड जो उसका लॉयर है, वो कोर्ट अप्रोच करेगा और कहेगा सर प्लीज आप प्रोहिबिशन की रिट जारी कीजिए, क्योंकि जिस कोर्ट ने डेथ पेनल्टी का ऑर्डर दिया है ये उसकी दायरे से, ये उसकी पावर से, ये उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, वो ये ऑर्डर पास नहीं कर सकता था. तो कोर्ट को लगेगा कि हाँ जी लोअर जुडिशरी की पावर में नहीं आती डेथ पेनल्टी. कोर्ट प्रोहिबिशन की रिट जारी कर देगा और बोलेगा कि आप अब कोई एक्शन नहीं लेंगे. दस इट डिमांड्स इन एक्शन बिकॉज दिस केस इज बियॉन्ड योर ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, एक तो ये केस हो गया. अब मान लो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल हो जाता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लो कोई ऑर्डर जारी कर देता है, तो वो क्या करेंगे, तो ये प्रोहिबिशन की रिट जारी करेगा. कौन? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो उसकी हैंडलिंग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा. कोई भी लोअर कोर्ट मान लो वो केस सुन रहा हो तो वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है. कोर्ट प्रोहिबिशन की रिट ऑर्डर करेगा और बोलेगा कि आप कुछ नहीं करेंगे. इट डिमांड्स इन एक्शन. सो आई हैव गिवन यू 2 एग्जांपल्स now where the court will issue writ of prohibition. ठीक है जी. See, prohibition is to stop someone, कि आप नहीं कर सकते हो. This is prohibition. You cannot do that. Now we'll move on to the 4th writ, which is the writ of quo warranto. Quo warranto literally means what is your authority. ये बेसिकली ये जो रिट है ये तब जारी की जाती है, मान लो एक इंसान एक पब्लिक ऑफिस में, आई एम टॉकिंग अबाउट रिट्स ना, दे आर इशूड अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स. गवर्नमेंट के खिलाफ इशू होती हैं. मोस्टली फंडामेंटल राइट्स आप किससे क्लेम कर रहे हैं? आप गवर्नमेंट से क्लेम कर रहे हैं. तो रिट्स जो हैं वो पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ जो है वो जारी होती है. पर्पस क्या है रिट की? टू इंश्योर दैट ओनली क्वालिफाइड पर्सन्स होल्ड द पब्लिक ऑफिस एंड इफ ही इज नॉट एंटाइटल्ड देन दिस रिट restricts the person from acting in that office. Applicable in case of public office. कोई भी पब्लिक ऑफिस है मान लो, फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ले लेते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जो एक कोई भी पोजीशन ले लेते हैं, जैसे ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है उसकी कोई पोजीशन ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल उस पर सिर्फ एक डॉक्टर ही बैठ सकता है. कौन सा? MBBS डॉक्टर. सिर्फ वो ही जो है उस पर्टिकुलर उस पे बैठ सकता है, वो एक पब्लिक ऑफिशियल है.
ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल जब हम थोड़े साल पहले ना सीबीआई के जो है सीबीआई हेड पे के ऑफिस पे वो हो गया था, डिस्प्यूट हो गया था, तो कोर्ट जो है, जो इंसान बैठा है उससे ये पूछेगा कि क्या आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, क्या आपके पास रिक्वायर्ड पावर है, अथॉरिटी है कि आप इस पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस पे बैठ सकते हो, ठीक है। और जो इंसान क्लेम कर रहा है कि नहीं, ही इज नॉट इंटाइटल्ड, ये कंडीशंस और एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, नाउ लेट मी गिव अ बेटर एग्जाम्पल। ओके, फॉर एग्जाम्पल एमएलए या एमपी के इलेक्शंस हैं, इसकी बेसिक लिमिट क्या होती है? 25 ईयर्स। अ पर्सन इज 24 ईयर्स समथिंग और ये इलेक्शन में इलेक्ट हो जाता है। जब ये ओथ लेता है ये 25 साल का नहीं है। जो सामने वाला कैंडिडेट था वो कोर्ट को बोलता है, सर ही इज नॉट इंटाइटल्ड बिकॉज ही इज नॉट 25 ईयर्स ऑफ एज। 25 साल उम्र नहीं है उसकी। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ बोला गया है कि 25 साल होनी चाहिए। पब्लिक ऑफिस है एमएलए एमपी का, कोर्ट पूछेगा हाँ जी प्रूफ शो करिए कि 25 साल क्यों। अगर तो शो कर देगा तो कंटिन्यू कर सकता है। अगर उससे ये प्रूव नहीं होता कि वो 25 साल का है तो फिर वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा कोर्ट एमएलए या एमपी को उस पर्टिकुलर पोजीशन को जो है इंजॉय करने से। सिर्फ पब्लिक ऑफिस के केस में ये एप्लीकेबल है। कोई सीईओ है किसी कॉन्ग्लोमरेट का या कोई मल्टीनेशनल कंपनी का, वो केसेस में ये रिट अप्लाई नहीं होती। मैंने बताया है फंडामेंटल राइट्स आप गवर्नमेंट से क्लेम कर रहे हो, तो कुछ भी गवर्नमेंटल होगा तभी ये रिट्स जो है वो इशू की जाती हैं। ठीक है जी। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिट विच इज द रिट ऑफ सर्शियरी। सर्शियरी, इट स्टेट्स court orders a lower court or another authority to transfer a matter pending before it to a higher authority or court. For example, एक ही मैटर पे कई सारे केसेस जो हैं वो लोअर कोर्ट में जो हैं वो रजिस्टर हो जाते हैं। अगर एग्जाम्पल ले लूँ मैं, जैसे ओके फॉर एग्जाम्पल राम मंदिर का इशू ले लेते हैं, या राम मंदिर का नहीं, we'll take the example of this ट्रिपल तलाक ले लेते हैं। ट्रिपल तलाक का इशू ले लेते हैं, ठीक है। ट्रिपल तलाक का इशू ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे हरियाणा में किसी कोर्ट में केस दायर हो गया ट्रिपल तलाक के खिलाफ, पंजाब हाई कोर्ट में हो गया, या फिर पंजाब लोअर कोर्ट में हो गया, हिमाचल में हो गया, दिल्ली में हो गया, बहुत सारी जगह पे इस इशू से रिलेटेड केसेस जो हैं वो फाइल हो गए हैं। कोर इशू जो है वो सेम रहता है। तो एक हायर कोर्ट क्या करेगा, ये सारे लोअर कोर्ट्स हैं, जो भी एक हायर कोर्ट क्या करेगा, अगर तो मान लो सिर्फ हरियाणा के लोअर कोर्ट्स में ये केस जो रजिस्टर हुआ है, तो हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट क्या करेगा कि ये सारे केसेस ना आप प्लीज हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दो, वो एक इसका ब्लॉक बना के हम डील करेंगे, छोटे कोर्ट्स नहीं डील करेंगे। या फिर मान लो बहुत सारे हाई कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक केस हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट का हो गया, बॉम्बे हाई कोर्ट का हो गया, चेन्नई हाई कोर्ट का हो गया, और ये एक ही इशू पे इनके अंदर केसेस पड़े हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि आप अपना हमें ट्रांसफर कर दो, हमें कर दो, हमें कर दो, हमें कर दो। नाउ वी विल लुक इनटू द मैटर, हेंस कोर्ट ऑर्डर्स लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग, इनके सामने जो भी पेंडिंग मैटर्स हैं कि आप हमें दे दीजिए। ठीक है, ओके। सी, so this is what I was talking about the writs. This we'll do in the next class and here. So what we read today was, हमने ये पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स हमने बाकी के खत्म करे, हमने आर्टिकल 29-30 पढ़ा, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स पढ़े, हमने रिट्स पढ़ी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी रिट्स दी गई हैं, कोर्ट का क्या काम है। उसके बाद जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कैसे डिफरेंट हैं वो फंडामेंटल राइट्स में और क्या उनकी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए एज सिटीजन्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में।
दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू।